एक सत्य की खोज कभी भी मानवता की सेवा के विपरीत नहीं हो सकती। ये एल्बर्ट आइंस्टीन के शब्द हैं। बिल्कुल। और ये बात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की खोज पर भी लागू होती है ना? सही कहा। वो राह भी उतनी ही जटिल हो सकती है और अक्सर उसमें भी स्थापित ताकतों से टकराना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। टकराव भी होता है, सहयोग भी। और इसी टकराव और सहयोग की कहानी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे दो असाधारण राजनीतिज्ञों के जीवन के जरिए, म्यांमार के यूथांट और भारत के एम पणिक्कर। जी। और हमारी ये जो आज की गहन चर्चा है, ये द हिंदू अखबार में छपे एक लेख पर आधारित है। हाँ, उस लेख में इन दोनों पर हाल ही में आई जीवनियों की समीक्षा की गई थी। एक है थांट म्यूनटियू की पीसमेकर, यूथांट एंड द फॉरगॉटन क्वेस्ट फॉर अ जस्ट वर्ल्ड। और दूसरी है नारायणी बसु की अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, द लाइफ ऑफ के.एम. पणिक्कर। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए एक आलोचनात्मक विमर्श करना। हम देखेंगे कि इन दोनों का अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विचार क्या था, उनके सामने क्या चुनौतियां आईं। हाँ, उनकी सफलताएं क्या रहीं, विफलताएं भी कहाँ रहीं, और सबसे जरूरी आज के समय में, मतलब आज के वैश्विक परिदृश्य में उनकी क्या प्रासंगिकता है। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे कई श्रोता जानते हैं, ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खास तौर पर महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यूएन, भारत के विदेश नीति, हाँ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत चीन संबंध, इन सब के लिए ये केस स्टडीज बहुत काम की हो सकती हैं। और इतिहास यानी जीएस पेपर 1 के नजरिए से भी इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन जरूरी है। खैर, सामान्य जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए भी ये एक दिलचस्प चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूथांट से। जी। यूथांट संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव, लेकिन खास बात यह कि वो पहले एशियाई थे इस पद पर। और ग्लोबल साउथ से भी पहले, उस वक्त जिसे तीसरी दुनिया कहते थे। हाँ, और दिलचस्प ये कि वो बर्मा के एक स्कूल टीचर थे पहले, और वहां से वो दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के शीर्ष तक पहुंचे। उनकी नियुक्ति भी वो भी काफी नाटकीय हालात में हुई थी। उनके पहले जो थे डैग हैमरशोल्ड, स्वीडन के। हाँ, जिनका नाम आज भी बहुत इज्जत से लिया जाता है यूएन में, उनकी 1961 में कोंगो में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो आज भी थोड़ी रहस्यमयी मानी जाती है। अच्छा। तो उनके बाद एक एशियाई का इस पद पर आना, वो भी शीत युद्ध जब चरम पर था, ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। और जीवनी में ये बात आती है कि थांट को ये पता था कि उनकी तरह दिखने वाले किसी ने पहले बड़ी शक्तियों से इस लेवल पर बात नहीं की थी। हाँ, उन्हें इस बात का एहसास था कि उनकी पृष्ठभूमि अलग है। निश्चित रूप से। और इसी समझ के साथ उन्होंने अपने काम में एक एफ्रो एशियाई दृष्टिकोण लाने की कोशिश की। यही है, वो सिर्फ पश्चिमी नजरिए से दुनिया को नहीं देखना चाहते थे, वो उन देशों की आवाज बनना चाहते थे जो नए नए आजाद हुए थे या हो रहे थे, जिनका प्रतिनिधित्व पहले कम था। बिल्कुल। तो उनके कार्यकाल की कुछ खास घटनाओं पर बात करें, मतलब 1961 से 71 तक क्या अहम रहा। हाँ, वो 10 साल तो दुनिया भर में बड़ी उथल पुथल के थे। शीत युद्ध, उपनिवेशवाद का अंत, नए झगड़े शुरू हो रहे थे। बिल्कुल। और ऐसे माहौल में यूथांट की भूमिका कई जगह बहुत अहम रही, जैसे 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। हाँ, वो तो सबसे बड़ा उदाहरण है शायद। हाँ, जब दुनिया बिल्कुल परमाणु युद्ध के कगार पर थी, तब उन्होंने वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच वो जो लगातार यात्राएं की, शटल डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, हाँ। उसके जरिए केनेडी और क्रुश्चेव के बीच बातचीत करवाई। तनाव कम करने में उनकी भूमिका मानी जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। इसके अलावा भी उन्होंने कोशिशें की, तो विराम कराने में मदद की, और उनका जो उपनिवेशवाद विरोधी नजरिया था, वो भी बहुत साफ था। अच्छा। कांगो संकट का हल निकालने में, अल्जीरिया की आज़ादी जैसे मामलों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अब जाहिर है, इससे फ्रांस जैसी जो औपनिवेशिक शक्तियां थीं, वो नाराज भी हुईं। और वो यूएन के पास पैसों की कमी रहती थी, तो उसके लिए भी सदस्य देशों पर, खासकर बड़ी शक्तियों पर दबाव बनाते रहते थे। मतलब वो टकराव से बचते नहीं थे, अगर शांति के लिए जरूरी समझते थे। और ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना उनके विचारों में काफी गहरी थी, जैसे हमने शुरू में वो उद्धरण सुना उनके विदाई भाषण से। हाँ, वो देशभक्ति अच्छी है, लेकिन अब विश्व समुदाय के प्रति निष्ठा चाहिए। हाँ, और वो मेरा देश सही हो या गलत वाली सोच से बाहर निकलना होगा। ये बातें तो आज भी कितनी सही लगती हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या उनकी ये जो मुखरता थी, ये जो आजाद सोच थी, ये बड़ी शक्तियों को पसंद आई? यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। खासकर अमेरिका के साथ उनके रिश्ते तनाव भरे रहे।
वियतनाम युद्ध एक बड़ा कारण बना। अच्छा, वियतनाम युद्ध है ना? हाँ, जब थॉन्ट ने वियतनाम में अमेरिकी बमबारी और दखल की खुलकर आलोचना की तो अमेरिकी सरकार उनसे बहुत खफा हुई। जीवनी में एक किस्सा भी है हाँ। कि अमेरिकी विदेश मंत्री थे डीन रस्क। उन्होंने शायद एक बार गुस्से में उनसे पूछ लिया, आप खुद को समझते क्या हैं, कोई देश है क्या? अरे, ये टिप्पणी काफी कुछ कहती है। मतलब ये दिखाती है कि उस वक्त महाशक्तियां कैसे देखती थीं अगर ग्लोबल साउथ का कोई नेता उनकी नीतियों पर सवाल उठाए। ये तो मतलब बड़ी शक्तियों का एक तरह से अहंकार दिखाता है। और भी कोई विवाद थे? हाँ, 1967 का जो 6 डे वॉर हुआ, 6 दिन का युद्ध, उससे ठीक पहले मिस्र के राष्ट्रपति नासर ने कहा तो यू थॉन्ट ने सिनाई से यूएन की शांति सेना हटाने का आदेश दे दिया। अच्छा। इस फैसले की पश्चिमी मीडिया में, खासकर अमेरिकी अखबारों में बहुत आलोचना हुई। कहा गया कि इससे युद्ध का रास्ता खुल गया। लेकिन उनका तर्क क्या था? थॉन्ट का तर्क था कि भाई मेजबान देश की मर्जी के बिना शांति सेना वहां रह नहीं सकती थी। ये एक तकनीकी और कानूनी पक्ष था। इसके अलावा वो चीन की सीट का मसला था। वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूएन की सीट मिले ताइवान की जगह। अमेरिका इसका जबरदस्त विरोध कर रहा था। लेकिन आखिरकार चीन को तो सीट मिली गई थी ना? हाँ, 1971 में मिली, उनके कार्यकाल के लगभग आखिर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बीजिंग को ही चीन की असली सरकार मान लिया। इसे थॉन्ट की एक जीत कह सकते हैं, पर शायद उन्हें इसका श्रेय खुलकर उतना नहीं दिया गया। इतने सारे विवाद, बड़ी शक्तियों से टकराव, इसके बावजूद ऐसा लगता है कि आम लोगों में उनकी छवि अच्छी थी। ये बात ध्यान देने वाली है। 1967 में एक गैलप पोल हुआ अमेरिका में। हाँ। उसमें उन्हें अमेरिका में छठा सबसे प्रशंसित व्यक्ति चुना गया। सोचिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और रॉबर्ट कैनेडी के ठीक पीछे और रिचर्ड निक्सन से आगे। अरे वाह। हाँ, तो ये दिखाता है कि उनकी एक नैतिक पहचान थी। लोग उनके शांति प्रयासों को मानते थे। इतनी लोकप्रियता, इतनी अहम भूमिका, फिर भी स्रोत कहता है कि उनकी विरासत को इतिहास से लगभग एयर ब्रश कर दिया गया है। मतलब या तो मिटा दिया गया या नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। शायद इसलिए कि उनकी कहानी उस पारंपरिक नैरेटिव में फिट नहीं बैठती जो इतिहास को अक्सर पश्चिमी शक्तियों के नजरिए से लिखता है। एक एशियाई, एक तीसरी दुनिया का प्रतिनिधि इतने ऊंचे पद पर बैठकर महाशक्तियों को चुनौती दे रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है, ये शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ होगा। तो थॉन्ट मियान ट्यू, जो उनके पोते भी हैं, उनकी ये जो जीवनी है, तो ये किताब सिर्फ यूथॉन्ट के बारे में नहीं है, बल्कि ये इतिहास कैसे लिखा जाता है उस पर भी एक तरह की टिप्पणी है। हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठाती है कि इतिहास उन लोगों के साथ क्या करता है जो थोड़ी असुविधाजनक सच्चाई बोलते हैं या बड़ी शक्तियों के हितों को चुनौती देते हैं। शायद उनकी विरासत को कम आंकना इसी प्रक्रिया का हिस्सा रहा हो। तो ये थे यूथॉन्ट। अब आते हैं भारत के एक और बहुआयामी और हाँ, कुछ हद तक विवादास्पद रहे राजनयिक के.एम. पणिक्कर पर। पणिक्कर का व्यक्तित्व तो मतलब किसी एक दायरे में समाता ही नहीं। सही कहा। आज की भाषा में कहें तो शायद रेनेसा मैन थे वो। राजनयिक, विचारक, इतिहासकार, खासकर समुद्री इतिहास पर उनका काम तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, लेखक भी, हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक संपादक भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी, रियासतों के विलय में भी उनकी भूमिका थी। हाँ, उन्हें सरदार पणिक्कर भी कहा जाता था इसी वजह से। और यूथॉन्ट की तरह वो भी कोई पारंपरिक पश्चिमी अभिजात्य पृष्ठभूमि से नहीं थे, लेकिन विचार उनके भी अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। उनकी पढ़ाई भी देखिए, केरल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर ऑक्सफोर्ड, पेरिस, कितनी विविधता है। नारायणी बसु की जीवनी उनके जीवन के इन अलग अलग धागों को और उनके संपर्कों को खूबसूरती से जोड़ती है। तो एक राजनयिक के तौर पर उनके करियर में क्या खास रहा? संयुक्त राष्ट्र के बिल्कुल शुरुआती दिनों में वो थे। 1948 में जब यूएन जनरल असेंबली में इजराइल के बनने पर वोटिंग हुई तो भारत ने विरोध में वोट किया। हाँ। इस फैसले को लागू कराने में विजय लक्ष्मी पंडित के साथ पणिक्कर ने काम किया। अब मजे की बात यह है कि व्यक्तिगत तौर पर पणिक्कर के इजराइल के पहले राष्ट्रपति चैम वाइजमैन और दूसरे जायोनी नेताओं से अच्छे रिश्ते थे। अच्छा, ये तो कूटनीति की जटिलता दिखाता है, निजी रिश्ते और राष्ट्रीय नीति। बिल्कुल। और बाद में जब वो मिस्र में भारत के राजदूत थे, साथ में जॉर्डन, सीरिया, लेबनान भी देखते थे, तब उन्होंने नेहरू सरकार को मनाने की कोशिश की कि भारत को इजराइल को मान्यता दे देनी चाहिए। हालांकि तब वो कामयाब नहीं हुए। और स्वेज नहर संकट में भी उनकी भूमिका थी। हाँ,
1956 में जब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला किया, तब भारत ने जो प्रतिक्रिया दी उसे तय करने में उनकी भूमिका थी, खासकर कर्नल नासिर से उनके जो संपर्क थे उसके कारण। लेकिन उनके करियर का सबसे ज्यादा चर्चित और शायद विवादास्पद हिस्सा वो चीन में उनका राजदूत रहना था, 1948 से 55 तक। बिल्कुल। नेहरू जी ने उन्हें पहले 1948 में भेजा, जब वहां कुओमिंतांग यानी राष्ट्रवादी सरकार थी। हाँ। नेहरू को लगता था कि पनिक्कर, जो भारत की प्राचीन सभ्यता में यकीन रखते थे, वो एशिया में भारत की नई भूमिका को सही से पेश कर पाएंगे। लेकिन जब 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति हो गई और माओ सत्ता में आ गए तो नेहरू ने एक अनयूजुअली असामान्य कदम उठाया। उन्होंने पनिक्कर को ही कम्युनिस्ट चीन में भी राजदूत बनाए रखा। अच्छा, और कहा जाता है कि उन्हें दोनों तरफ से सम्मान मिला, चांग काई शेक से भी और बाद में माओ और चौ एन-लाई से भी। हाँ, ऐसा कहा जाता है। फिर विवाद क्यों हुए? किस बात पर सवाल उठे? पहला विवाद तो तब हुआ जब उन्होंने बहुत जल्दी, मतलब 1949 के आखिर में ही भारत सरकार से कह दिया कि कम्युनिस्ट चीन को मान्यता दे दो, जबकि बहुत से पश्चिमी देश हिचक रहे थे। भारत ने दे दी थी मान्यता जल्दी? हाँ, भारत शुरुआती गैर कम्युनिस्ट देशों में था जिसने मान्यता दी। दूसरा और शायद ज्यादा गंभीर विवाद 1950 में हुआ, जब चीन ने तिब्बत पर हमला करके कब्जा कर लिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था। आरोप लगा कि पनिक्कर बीजिंग में बैठे थे, फिर भी उन्हें इस हमले का सही अंदाजा नहीं लगा। वो इसमें पूरी तरह विफल रहे। इस पर तो सरदार पटेल ने भी बहुत सख्त नाराजगी जताई थी, नेहरू जी को चिट्ठी लिखी थी। हाँ बिल्कुल, सरदार पटेल ने नेहरू को खत लिखा और कहा कि उन्हें बहुत हैरानी है कि हमारे राजदूत को इसकी भनक तक नहीं लगी और वो शायद चीनी कम्युनिस्ट नेताओं के प्रति कुछ ज्यादा ही सम्मान दिखा रहे थे, उनके इरादों को ठीक से नहीं समझ पाए। तो क्या इन्हीं विवादों ने, खासकर तिब्बत वाले मामले ने, उनकी पूरी विरासत पर सवालिया निशान लगा दिया? काफी हद तक उन पे ये इल्जाम लगने लगा कि वो बीजिंग में रहकर गॉन नेटिव हो गए थे, मतलब चीन के प्रभाव में आ गए थे। हाँ, कि वो चीन के नजरिए से ज्यादा सोचने लगे थे और भारत के हितों को नजरअंदाज कर रहे थे। एक धारणा सी बन गई कि वो एशिया के लिए किसी काल्पनिक भारत चीन भाईचारे में जरूरत से ज्यादा विश्वास कर रहे थे। लेकिन उनका कार्यकाल तो 1962 के युद्ध से काफी पहले खत्म हो गया था, 1955 में ही। हाँ बिल्कुल, लेकिन 1962 युद्ध के बाद जब भारत चीन रिश्ते खराब हुए तो ये आलोचना और तेज हो गई और इसने उनकी बाकी उपलब्धियों को कहीं ना कहीं ढक दिया। तो ये जो गॉन नेटिव वाला आरोप है, क्या ये पूरी तरह सही था या ये बाद की घटना के असर में उनके काम का एक आसान सा, शायद अन्यायपूर्ण मूल्यांकन है? ये सोचने वाली बात है। देखिए, पनिक्कर यकीनन चीन से अच्छे रिश्ते चाहते थे, जैसे उस वक्त नेहरू भी चाहते थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उसी दौर का है। हाँ। अब ये कहना मुश्किल है कि वो प्रभावित हो गए थे या वो उस वक्त की भू राजनीतिक सच्चाइयों और नेहरू की विदेश नीति के हिसाब से काम कर रहे थे। तो नारायणी बसु की जीवनी क्या कहती है इस बारे में? जीवनी इसी जटिलता को सामने लाती है। स्रोत के मुताबिक बसु जानबूझकर पनिक्कर जैसे एक विवादित चरित्र को चुनती हैं और उनके बहुत बड़े और शानदार काम को एक ज्यादा सहानुभूति और व्यापक नजरिए से देखती हैं। वो सिर्फ विवादों पर नहीं टिकती, बल्कि उनके काम के पूरे दायरे और उस दौर की चुनौतियों को समझने की कोशिश करती हैं। तो मतलब यूथहांट की तरह ही पनिक्कर के योगदान का भी एक निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। चलिए, अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं, क्या समानताएं दिखती हैं इनमें? कई हैं। दोनों ग्लोबल साउथ से थे। दोनों की पृष्ठभूमि पारंपरिक पश्चिमी अभिजात्य वर्ग वाली नहीं थी। हाँ। लेकिन इसके बावजूद दोनों के विचार गहरे अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। दोनों वैश्विक मंच पर अपने क्षेत्र की आवाज बनना चाहते थे। और दोनों ने ही बड़ी शक्तियों से, खासकर पश्चिमी शक्तियों से, चुनौतियों का सामना किया, उनकी नीतियों पर सवाल उठाने का साहस दिखाया। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, दोनों की ही विरासतों को या तो कम आंका गया या विवादास्पद बना दिया गया। उनके योगदान को पूरी तरह से शायद स्वीकार नहीं किया गया। सही। और यहीं पर उनकी कहानी आज के लिए बहुत प्रासंगिक हो जाती है। आज हम फिर से दुनिया भर में उग्र राष्ट्रवाद देख रहे हैं। हाँ, मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद पर संकट है। यूएन जैसी संस्थाओं पर दबाव है, उनकी प्रभावशीलता पर सवाल है। बिल्कुल। और 2026 में यूएन के अगले महासचिव का चुनाव भी होना है। उसमें भी ग्लोबल साउथ से किसी उम्मीदवार की बात चल रही है। तो इन दोनों के अनुभवों से यूथहांट और पनिक्कर के आज के नेता, राजनयिक
और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या सीख सकते हैं? देखिए, शायद सबसे बड़ा सबक तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना नाजुक होता है, लेकिन कितना जरूरी भी। हाँ, इनके अनुभव ये भी बताते हैं कि वैश्विक मंच पर अलग-अलग गैर पश्चिमी नजरियों को लाना कितना महत्वपूर्ण है, और ये भी दिखाते हैं कि बड़ी शक्तियों के दबदबे को चुनौती देना मुश्किल हो सकता है, पर शांति और न्याय के लिए ये कभी-कभी जरूरी भी होता है। और यूथांड का वो उदाहरण? हाँ, वो मेरा देश सही या गलत वाला, वो आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है, जब कई देशों में राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों पर हावी होता दिख रहा है। और जैसा हमने पहले कहा, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये चर्चा खास तौर पर अहम है। जीएस पेपर 2 में आईआर, यूएन, भारत की विदेश नीति, एनएएम, भारत चीन संबंध, भारत मध्य पूर्व संबंध। हाँ, इन सब के लिए यूथांड और पनिकर बेहतरीन केस स्टडीज है। इनसे कूटनीति की बारीकियां समझी जा सकती हैं, राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, इसकी चुनौतियां दिखती हैं। और इतिहास यानी जीएस पेपर 1 के लिए भी इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन जरूरी है। सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि उनके फैसलों के पीछे का संदर्भ और उनके नतीजों का विश्लेषण करना। एकदम सही। और इन जीवनियों का महत्व सिर्फ ये नहीं है कि ये भूले हुए या गलत समझे गए नायकों को सामने लाती हैं, हाँ, बल्कि ये हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जो लगातार चुनौतियां बनी रहती हैं और उसकी जो कभी न खत्म होने वाली जरूरत है, उसकी भी याद दिलाती हैं। और एक सवाल और उठता है, क्या आज की इस बंटी हुई दुनिया को एक प्रभावी वैश्विक नेतृत्व की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है? ये अहम सवाल है। और वो नेतृत्व कैसा हो? क्या उसमें थांट और पनिकर जैसे लोगों के अनुभवों से कुछ सीखा जा सकता है? और कुल मिलाकर आज हमने म्यांमार के यूथांड और भारत के के.एम. पनिक्कर के जीवन, उनके अंतर्राष्ट्रीय योगदान और उनकी जो जटिल, अक्सर अनदेखी गई विरासतें हैं, उन्हें समझने की कोशिश की। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने एक बहुत मुश्किल दौर में शीत युद्ध और उपनिवेशवाद के अंत के बीच दुनिया को जोड़ने और शांति बनाने की कोशिश की। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वतंत्र आवाज उठाना, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए, कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये कितना जरूरी भी है। उनकी सफलताएं हमें प्रेरणा देती हैं और उनकी विफलताएं हमें सबक सिखाती हैं। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज की दुनिया में, जहां कई जगह राष्ट्र प्रथम की राजनीति हावी है, क्या यूथांड और पनिकर जैसे अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचारकों की, उनकी वैश्विक समुदाय के प्रति निष्ठा की भावना की कोई जगह है? क्या राष्ट्रीय हितों से परे जाकर एक व्यापक मानवतावादी नजरिया अपनाना आज संभव है, व्यवहारिक है? निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। अगर आपको हमारी ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें ये भी बताएं कि आप भविष्य में किन और विषयों पर ऐसी ही गहरी आलोचनात्मक चर्चा सुनना चाहेंगे। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।